हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर का टॉपिक ले रहे हैं सहसंबंध या इंग्लिश में जिसे कहते हैं कोरिलेशन या कोवेरिएशन। इससे पहले स्टैटिस्टिक्स में हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स देख चुके हैं। हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा है, या मोटे तौर पर हम कह सकते हैं विचलन के बारे में पढ़ा है। तो आज हम इसका एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है सहसंबंध या कोरिलेशन। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने ज़्यादातर देखा कि ऐसी टेबल ली है या ऐसी सीरीज़ ली है जहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल होता है, या जिसे हम कहते हैं हमने एक चर बंटन अभी तक पढ़े हैं। एक चर बंटन जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है, या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि सिर्फ एक सीरीज़ दे रखी है या केवल एक सीरीज़ दे रखी होती है। उससे हमने मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं ये देखा, उसका सीरीज़ का नेचर कैसा है, उस सीरीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमने विचलन की सहायता से देखा। लेकिन वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि केवल हम एक श्रेणी के बारे में ही नहीं पढ़ते हैं, हमें एक से अधिक या दो श्रेणियों को बारे में एक साथ पढ़ना पड़ता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर एक श्रेणी के कारण दूसरी संबंधित श्रेणी में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे हमने जब लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसमें हमने देखा था कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके कारण जो उस वस्तु की मांग है वह कम हो जाती है, या जब उस वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल प्राइस है, दूसरा वेरिएबल क्वांटिटी या डिमांड है। दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वास्तविक जीवन में इसी तरीके के होते हैं जिसमें हमें दो वेरिएबल्स को एक साथ पढ़ना पड़ता है। या इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज़ देश में अगर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर है, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशंस जहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को एक साथ पढ़ते हैं या दो चरों के बारे में एक साथ पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, द्विचर श्रेणियाँ। तो सहसंबंध का आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऐसी जो द्विचर श्रेणियाँ हैं उनमें आपस में संबंध स्थापित करने के लिए हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं या कोरिलेशन के सिद्धांत की स्टडी करते हैं। अब देख लेते हैं कि कोरिलेशन या सहसंबंध का परिभाषा क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। इसको एक्सप्लेन करते हुए एक अर्थशास्त्री रहे हैं किंग। उन्होंने ये लिखा है कि अगर हमें ये पॉइंट प्रूव हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि दो श्रेणियां हैं, सपोज़ x श्रेणी है या एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है, दोनों आपस में संबंधित हैं, अगर हमें ये ज्ञात है तो एक उन दोनों वेरिएबल्स में या तो एक ही दिशा में परिवर्तन होगा या फिर विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। अर्थात या तो एक वेरिएबल की बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, या हो सकता है एक वेरिएबल में वृद्धि होने से दूसरे वेरिएबल में कमी हो, विपरीत दिशा में घूमे और उसमें कमी हो। तो इस कारण से अगर हमें ये संबंध हम स्थापित कर लेते हैं तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है इसे सहसंबंध या फिर कोरिलेशन कहा जाता है। इसका एक शब्द और है कोवेरिएशन, जिसे हम कहते हैं सहविचरण। सहविचरण जैसे कोवेरिएशन मतलब एक साथ मूव करना, एक साथ परिवर्तित होना। तो ये सहसंबंध की परिभाषा होती है। अर्थात जब हम दो श्रेणियों में अगर हम एक साथ स्टडी करें
उसमें अगर दोनों श्रेणियों में एक ही दिशा में वृद्धि हो, अर्थात दोनों एक साथ बढ़े या एक साथ घटे, या फिर विपरीत दिशा में वृद्धि हो, अर्थात एक में वृद्धि होने पर दूसरे में कमी हो और दूसरे में कमी होने पर पहले में वृद्धि हो, तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वह कोरिलेशन या फिर सह संबंध कहलाता है। जो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया गया था एक फ्रांस के खगोल शास्त्री थे जिनको नाम था ब्रावे। उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, लेकिन इस थ्योरी को और ज़्यादा डेवलप करने का या फिर मॉडर्न जो फॉर्म है वो प्रदान करने का श्रेय जो है जो जूलॉजिस्ट हुए थे फ्रांसिस गैल्टन उनको तथा कार्ल पियर्सन को जाता है। इन्होंने सह संबंध के लिए प्राणीशास्त्र और जेनेटिक्स, बायोलॉजी और जेनेटिक्स में जो है इसके सह संबंध के आधार पर कुछ सिद्धांतों के समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान किया। इसीलिए जो मॉडर्न फॉर्म है इस थ्योरी का या इस कॉन्सेप्ट का वो देने का श्रेय जाता है फ्रांसिस गैल्टन या फिर कार्ल पियर्सन को। सह संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। जो भी समंक मालाएँ या डेटा सीरीज़ दे रखी हैं उसमें वेरिएबल्स के परिवर्तनों की दिशा के अनुसार, उनके अनुपात के अनुसार सह संबंध को हम निम्नलिखित तौर पर विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है एक धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? धनात्मक कोरिलेशन का मतलब है कि जब दो वेरिएबल्स या जो दो डेटा सीरीज़ हमारे पास है, सपोज़ एक है एक्स सीरीज़ है और एक वाई सीरीज़ है, दोनों सीरीज़ में जो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ दे रखी हैं वो एक ही दिशा में परिवर्तित हों, अर्थात अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरे में भी कमी हो। इस प्रकार के सह संबंध को कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर धनात्मक सह संबंध। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब डेटा सीरीज़ की जो वैल्यूज़ होती है वो विपरीत दिशा में मूव करें, इन्वर्स डायरेक्शन में मूव करें, अर्थात एक के बढ़ने पर दूसरे में कमी हो और दूसरे के बढ़ने पर दूसरे में कमी होने पर पहले में वृद्धि हो। तो इस प्रकार का जो सह संबंध होता है इन्वर्स रिलेशनशिप वाला, उसे कहते हैं ऋणात्मक सह संबंध या फिर नेगेटिव कोरिलेशन। ये हम जो हमारे यहाँ पे जो टेबल दे रखी है उससे और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक सह संबंध की। इसमें हमने दो सीरीज़ दे रखी, एक्स और वाई सीरीज़ बना रखी है। पहले अगर श्रेणी का पहले पार्ट में देखें तो हमें पता चलता है कि एक्स की वैल्यूज़ लगातार बढ़ रही है और साथ ही साथ वाई की वैल्यूज़ भी जो है लगातार उनमें भी वृद्धि हो रही है। ये इंक्रीज़ हो रही है तो वाई भी इंक्रीज़ होता है। वहीं अगर श्रेणी का हम दूसरा पार्ट देखें, बी पार्ट, तो उसमें क्या है, एक्स की वैल्यूज़ में कमी होने पर वाई की वैल्यूज़ भी कम हो रही है। ये श्रेणी का बी पार्ट है, ये श्रेणी का ए पार्ट है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम दिशा में मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए ये धनात्मक सह संबंध है। वहीं ऋणात्मक सह संबंध की अगर बात करें तो इसमें भी हमने जो है दो पार्ट्स दे रखे हैं श्रेणी के, एक है ए पार्ट और एक है बी पार्ट। पहले में एक्स में तो वृद्धि होने पर वाई में कमी हो रही है और बी पार्ट में क्या है, एक्स में कमी होने पर वाई में वृद्धि हो रही है, अर्थात दोनों जो है एकदम विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, इन्वर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस प्रकार के सह संबंध को कहा जाता है ऋणात्मक सह संबंध या फिर नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव मतलब ये वाला साइन होता है और पॉजिटिव हमारा प्लस का साइन होता है। तो ये पहले हम इसके हिसाब से जो पहला टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होता है वो है नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके अलावा कोरिलेशन के एक टाइप और हम में विभाजित कर सकते हैं, वो होता है लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन।
जिसे कहेंगे रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध। ये क्या होता है? जब परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर सहसंबंध को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। परिवर्तनों का अनुपात मतलब कितने चेंजेस हो रहे हैं, उनका क्या रेशो है, उस हिसाब से। अगर दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, उनमें चेंजेस जो है कांस्टेंट रेशो से होते हैं, स्थायी अनुपात से परिवर्तन होते हैं, तो उसे कहा जाता है लीनियर कोरिलेशन। स्थायी अनुपात का मतलब है कि एकदम सेम चेंजेस हो, जितना चेंज x में हुआ है उतना का परिवर्तन ही y में हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन, और या फिर रेखीय सहसंबंध। और अगर दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात अस्थिर होता है, असमान होता है या परिवर्तित होता है, जिसे कह सकते हैं हम कि अनुपात अस्थिर या फिर वेरिएबल रेशो से चेंजेस होते हैं, तो ऐसे सहसंबंध को कहते हैं कर्वी लीनियर कोरिलेशन या फिर वक्र रेखीय सहसंबंध। इस फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा में 10% वृद्धि हुई है और सामान्य कीमत स्तर में 5% की वृद्धि होती है, कभी 6 की हो जाती है, कभी 9 की हो जाती है, कोई फिक्स्ड रेशो अगर नहीं है, तो वह हो जाएगा हमारा कर्वीलीनियर या फिर वक्र रेखीय सहसंबंध। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले देते हैं रेखीय सहसंबंध का उदाहरण। इसमें हमने एक एक्स सीरीज़ बना रखी है और एक वाई सीरीज़ ले रखी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्स सीरीज़ में परिवर्तन और y सीरीज़ में परिवर्तन जो है उनका रेशो फिक्स्ड है। पहले जब x में 10 की मात्रा से वृद्धि हुई तो y में 2 की मात्रा से वृद्धि हुई है, यहाँ पे +10 है। फिर x में अगर हम देखें 35 का इंक्रीज़ हुआ है, तो इसमें कितने का इंक्रीज़ होता है? यहाँ पर 7 का इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से आगे जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती है, तो इनका जो वृद्धि का रेशो है वो बराबर है, एकदम समान प्रतिशत से वृद्धि हो रही है, तो इसीलिए ये होता है रेखीय सहसंबंध। कर्वीलीनियर सहसंबंध में अगर वृद्धि अनिश्चित हो, परिवर्तित हो रही हो, फिक्स्ड रेशो में नहीं होती हो, तो वह हो जाएगा कर्वीलीनियर सहसंबंध। एक तीसरा टाइप का कोरिलेशन और आता है, जिसे हम कहते हैं सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। इंग्लिश में कहेंगे सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। इसमें क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन का मतलब या सरल सहसंबंध का मतलब होता है कि अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, तो उनमें हम अगर आपस में संबंध देखते हैं, उन आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, तो वह हो जाता है सिंपल कोरिलेशन, सरल सहसंबंध। इसके विपरीत अगर हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का एक साथ आपस में संबंध देखें, तो उसे हम कहते हैं बहुगुणी या फिर मल्टीपल कोरिलेशन। और तीसरे टाइप का आता है आंशिक सहसंबंध या पार्शियल सहसंबंध। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसमें बाकियों के वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट को कांस्टेंट मानकर, उसको स्थिर मानकर केवल एक ही दो वेरिएबल को परिवर्तित माना जाता है और उसका प्रभाव जो है दूसरी सीरीज़ पर देखा जाता है, तो इसे कहा जाता है मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, तीनों के हम उदाहरण देख लेते हैं। सरल सहसंबंध में जैसे हम देखें कि हमने माना कि किसी भी वस्तु की मांग पर उसकी कीमत का प्रभाव पड़ता है, केवल दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों का सहसंबंध अगर देखते हैं तो वह हो जाएगा सरल सहसंबंध, सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में हम देखते हैं कि जैसे कि किसी वस्तु की मांग पर कीमत का भी प्रभाव पड़ रहा है, उपभोक्ता की आय का भी प्रभाव पड़ रहा है, उपभोक्ता की रुचि का भी प्रभाव पड़ता है, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है। इन सब का सहसंबंध अगर आपस में स्थापित किया जाता है तो इसे कहा जाता है बहुगुणी या फिर मल्टीपल कोरिलेशन। और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है?
कि सपोज़ हम मान के चलें कि किसी भी एक वस्तु की मांग पर उसकी कीमत का और उपभोक्ता की आय का, इन दोनों बातों का असर पड़ रहा है, लेकिन हम उपभोक्ता की आय को स्थिर मानकर केवल एक समय पर उपभोक्ता की मांग और वस्तु की कीमत का प्रभाव देखते हैं। दूसरे समय में हम वस्तु की कीमत को स्थिर मानकर उपभोक्ता की मांग और उपभोक्ता की आय में सहसंबंध निकालते हैं। तो इसे हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन, आंशिक सहसंबंध। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक समय पर बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर दो फैक्टर्स में सहसंबंध निकालते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम पहले वाले को, जिसको हमने वेरिएबल माना था, उसको कांस्टेंट मानकर दूसरे और पहले वेरिएबल में सहसंबंध निकालते हैं। तो ये हो जाता है हमारा आंशिक सहसंबंध। तो इस तरीके से सहसंबंध को हम, कोरिलेशन को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, सेकंड बाइफर्गेशन कर सकते हैं हम लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन के रूप में, और तीसरा होता है हमारा सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। फिर आता है सहसंबंध की मात्रा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब है कि कोई दो वेरिएबल्स या कोई दो डेटा सीरीज़ जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आपस में संबंधित तो है, लेकिन किस हद तक, किस लेवल तक संबंधित है, उनकी आपस में सहसंबंध की मात्रा क्या है वो देखना। क्योंकि जिस पॉइंट से, जिस तरीके से दोनों कोरिलेटेड होते हैं उसको भी हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है, अपन इस टेबल से इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले होता है परफेक्ट या फिर पूर्ण सहसंबंध, परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन तब माना जाता है जब हमारे सहसंबंध जो हम निकाले x और y सीरीज़ का, उनकी वैल्यू या तो +1 आए या फिर -1 आए। प्लस और माइनस का मतलब क्या है? अगर वैल्यू प्लस में आती है सहसंबंध की तो इसका मतलब है कि x और y सीरीज़ दोनों हमारी एक ही दिशा में मूव कर रही है, और अगर माइनस में वैल्यू आती है, ऋणात्मक आती है, तो इसका मतलब x और y सीरीज़ दोनों विपरीत दिशा में मूव करती है। एक बढ़ती है तो दूसरी कम होगी, दूसरी बढ़ती है तो पहली कम होगी, और अगर पहली बढ़ती है कम होती है तो दूसरी ज़्यादा होगी। तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है जब हमारे कोरिलेशन की वैल्यू +1 और -1 होती है। फिर आता है दूसरा तरीके का कोरिलेशन जिसे हम कहते हैं हाई कोरिलेशन, उच्च सहसंबंध। उच्च सहसंबंध तब होता है जब वैल्यूज़ 0.75 से 1 के बीच में हो, या तो +0.75 से 1 के बीच में या फिर -0.75 से -1 के बीच में। तो 0.75 से 1 के बीच में जब सहसंबंध की वैल्यू आती है तो हम उसे कहेंगे हाई लेवल ऑफ कोरिलेशन। फिर आता है मॉडरेट कोरिलेशन। मॉडरेट कोरिलेशन में वैल्यू होती है 0.25 से लेकर 0.75 के बीच की। इसका मतलब सहसंबंध तो है लेकिन थोड़ा कम डिग्री का सहसंबंध है, सहसंबंध की मात्रा थोड़ी कम है। फिर आता है लो कोरिलेशन, निम्न सहसंबंध। इसमें वैल्यू 0 से 0.25 के बीच की होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक में 1% वृद्धि होती है तो दूसरे में 25% के आसपास ही चेंजेस होते हैं। तो ये होता है बहुत कम डिग्री का कोरिलेशन। और अंतिम आता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, या जिसे कहते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। अर्थात जब हम x और y सीरीज़, दो सीरीज़ का सहसंबंध निकालें और हमारे सहसंबंध की वैल्यू 0 आए, तो 0 आने का मतलब है कि सहसंबंध का है ही नहीं, तो सहसंबंध का पूरी तरह से अभाव है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, कोई भी सहसंबंध और x और y सीरीज़ के बीच में नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी वैल्यू आती है कोरिलेशन की, उसके आधार पर हमें पता चल जाता है कि जो हमने सहसंबंध निकाला है उसकी डिग्री कैसी है, उसकी मात्रा कितनी है। फिर आता है सहसंबंध को ज्ञात करने की रीतियाँ। कोरिलेशन को हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे निकाल सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं।
पहला मेथड आता है इसमें स्कैटर डायग्राम या फिर डॉट डायग्राम, जिसमें हम जो एक्स और वाई सीरीज़ है उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और उसकी सहायता से जो भी हमारे पास में डायग्राम आता है या कर्व बनता है उससे पता लगा सकते हैं कि कोरिलेशन कैसा रहा होगा। फिर उसी तरीके का रीति है बिंदु रेखीय ग्राफिक मेथड, ये दोनों भी मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ मेथड्स हैं। फिर आता है एक कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हमारे सिलेबस में भी है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर तीसरा तरीका आता है स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, ये भी सिलेबस में आता है। इसके अंतर्गत स्पीयरमैन ने जो है जो भी एक्स और वाई सीरीज़ है उनको रैंक देता है और उस हिसाब से कोरिलेशन निकाला जाता है। इसको भी आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी किया जाएगा। दो तरीके और हैं, कॉन्करेंट डेविएशंस या संगामी विचलन रीति और न्यूनतम वर्ग रीति मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इम्पॉर्टेंटली जो है टॉपिक्स हैं या जो मेनली हमें पढ़ना है यहाँ पर वो है कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का कोरिलेशन निकालने का तरीका। जो स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम है और ग्राफिकल मेथड है, इनको हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। इसमें आप अगर फिगर में देखें तो आपको यहाँ पे 5 तरीके के डायग्राम दिख रहे हैं। सबसे पहला अगर ए है जहाँ पर लिखा है लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई की मात्रा भी बढ़ रही है, लेकिन डॉट्स हमारे बहुत स्कैटर्ड हैं, एकदम एक साथ नहीं है। इसका मतलब कोरिलेशन तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है, लिमिटेड कोरिलेशन है। सेकेंड डायग्राम में देखें तो इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं बनती है, एकदम ही बिखरे हुए डॉट्स हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि एक्स और वाई में हम कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सहसंबंध का पूर्णतः अभाव है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, एक्स और वाई सीरीज़ एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। फिर आता है सीमित ऋणात्मक या फिर लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें हम देखें अगर एक्स और वाई सीरीज़ का पता चलता है तो पता चलता है जैसे जैसे एक्स की मात्रा बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर एक्स की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे जो है वाई की मात्रा कम हो रही है, और जब x की मात्रा कम होती है तो y की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि हमें एक नेगेटिव डायरेक्शन में डॉट्स प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन क्योंकि डॉट्स थोड़े से बिखरे हुए हैं, एक ही पॉइंट पर नहीं है, इसीलिए कोरिलेशन की मात्रा थोड़ी लिमिटेड है। फिर आता है जो डायग्राम डी है, उसमें हमें पता चलता है एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है। सीधी रेखा भी कैसी है, पॉजिटिवली स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे जाती हुई है। इसका मतलब कि x की मात्रा बढ़ने पर y की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती है, एकदम सेम तरीके से। अगर x में 2 पॉइंट्स का वृद्धि होगी तो y में भी 2 पॉइंट्स की ही वृद्धि हो रही है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और कैसा पॉजिटिव है, परफेक्ट, यानी कि हमारे कोरिलेशन की वैल्यू इस स्थिति में +1 होगी। और फिफ्थ जो डायग्राम है उसमें भी हमें एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये हमें जो डॉट्स प्राप्त हुए हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हैं, नेगेटिव शेप के हैं, नेगेटिव कर्व है। इसमें जैसे जैसे x की मात्रा बढ़ती है y की मात्रा कम हो रही है, और x की मात्रा कम होने पर y की मात्रा बढ़ रही है। तो परफेक्ट कोरिलेशन प्राप्त हो रहा है, लेकिन कैसा, नेगेटिव का, -1 की वैल्यू आती है सहसंबंध की। तो डॉट्स की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सहसंबंध कैसा रहा होगा। फिर आता है एक सहसंबंध जो है ग्राफिकल मेथड से जो कोरिलेशन का पता लगाया जा सकता है। इसमें हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, एक जो एक्स और वाई सीरीज़ है उनको लेते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ भी बहुत हद तक इस जो डॉट्स है उसी तरीके से होगा। अगर हमें एकदम स्ट्रेट ग्राफ प्राप्त हुआ है तो हम पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन है, नेगेटिव या पॉजिटिव किस प्रकार का होगा, अन्यथा कोरिलेशन की और कैसी कैसी वैल्यूज़ रहेंगी। तो जिस प्रकार का भी ग्राफ प्राप्त होगा उससे सहायता से हम कोरिलेशन के टाइप का या कोरिलेशन की डिग्री का पता लगा सकते हैं।
तो ये तो हमने ओवरऑल आज सह संबंध के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सह संबंध को कार्ल पियर्सन का जो तरीका उन्होंने दिया था सह संबंध गुणांक निकालने का, उसकी स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स।